नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने भारत को जो जख्म दिया था उसका बदला अब पूरा हो गया है। बीती रात जब सभी सो रहे थे उस वक्त हमारे देश के बहादुर जाबाज ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे। रात 1:05 से 1:30 तक भारत की मिसाइल पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दुश्मनों का सफाया कर रही थी। 25 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। खास बात यह है कि इस बार लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया था। आतंक पर चोट ऐसी पड़ी कि जैश मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अपने लिए मौत मांग रहा है। मसूद अजहर आतंक का सबसे बड़ा नाम, अपने लिए मौत मांग रहा है। उसके परिवार के 14 लोग जहन्नुम में जा चुके हैं और अब वो अपने लिए मौत मांग रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई और मारे जाने की खबर मिलने के बाद मसूद अजहर चिट्ठी जारी कर कह रहा है कि काश मैं भी मर जाता। भारत के हमले के जवाब में पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करके आम लोगों को निशाना बना रहा है। यहां भी भारत ने पाकिस्तान की सेना को जोरदार जवाब दिया है। सूत्र ये बताते हैं पाकिस्तान के 10 सैनिकों को मार गिराने में कामयाबी मिली है, जो लगातार दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रहे थे। और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 सैनिकों को मार गिराने में हमारी सेना को कामयाबी मिली है। आज महादंगल में जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। इस अभियान में क्या क्या चुनौतियां थी, कैसे हिंद की सेना ने इसे अंजाम दिया, बौखलाया पाकिस्तान अब क्या कर सकता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक थम जाएगा या कुछ सालों के बाद वो फिर से खड़ा हो जाएगा, मसूद अजहर और हाफिज सईद का क्या होगा। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञों और राजनयिकों का बड़ा पैनल है जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी जानिए। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा। 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। इनको रोकना बेहद आवश्यक समझा गया। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली और जिम्मेदारीपूर्ण है। उन्होंने हमारा सिंदूर ही खत्म किया है। इसका नाम रख के ये बदला लेके उन्होंने हम सारी 26 औरतों को ये दिखाया है कि हम आपके साथ हैं। पूरी जिंदगी हम इस चीज़ को ये धन्यवाद रहेंगे। ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माओं ने अपना एक हिस्सा खो दिया है। तो इस नाम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ। सिंदूर ही तो मिटाया था उन लोगों ने, वो सब लेडीज़ का। मुझे लगता है इसके लिए हम गवर्नमेंट को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहिए। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर बदला भरपूर, चुन चुन कर मारा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी अंदाज के साथ भारतीय सेना ने जो करारा वार किया है, बिलबिला रहा है पाकिस्तान। उसके हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे। 9 ऐसे आतंकवादी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, वहां पर कुछ बचा नहीं है। और इसी वजह से बौखलाहट में पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत में, आपको बताते चले, एक बार फिर से दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं, पाकिस्तान का क्या ये परमानेंट इलाज है या इसके आगे अभी एक और लंबी लकीर खींचनी बाकी है? ऑपरेशन सिंदूर क्या झांकी है
बड़ी पिक्चर अभी बाकी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ते हुए पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, पूर्व राजनयिक, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और स्टूडियो में नीरज राजपूत मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आपसे शुरुआत करते हुए, दो टूक कह दिया था घुसकर मारेंगे और आतंकवाद का बदला ले लिया हिंदुस्तान ने बिना किसी कैजुअलिटी के। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 10 पाकिस्तानी सैनिक भी मार गिराए गए हैं। जो करोगे वैसा भरोगे। पहले मैं शेर व शायरी से शुरू करता हूं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो शरीफ, और संदूर तो सिर्फ झांकी है, मेहंदी हल्दी और तुम्हारे धरती से पूर्ण विदाई बाकी है। तो मोदी जी ने मधुबनी में कहा था कि इनको मिट्टी में मिला देंगे। उनकी जो पूरी स्ट्रक्चर थी, जो यूनिवर्सिटी थी, वो तो मिट्टी में मिला दी। कुछ लोग का कहना है 1575 लोग मारे गए, लेकिन मसूद अजहर के 14 परिवार के 10 लोग तो मारे गए। तो वो कहता है इससे अच्छा तो कि मैं मर जाता। बिल्कुल। अब अपने को मरने का दर्द महसूस हो रहा है मसूद अजहर। आतंकी मौत तो मरेगा, वो भी जल्दी ही मरेगा। तेरी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। बिल्कुल। अभी 72 हुनों के पास लंबी लाइन लगी हुई है। लाइन जब छोटी होगी तब तुम्हें भेजा जाएगा। तुम भी मरोगे, कुत्तों की मौत मरोगे। तुम लोग आतंकी, साहस है नहीं, डरपोक, कायर, निकम्मे लोग पीछे से वॉर करते हो। तुम्हारी सेना को क्यों नहीं भेजते बैटलफील्ड में हम लोग को सामना करने के लिए? देखे क्या कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है। तो आज बहुत इंटेलिजेंटली चित्रा ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल। जो मेन दोषी हैं वो है आतंक के ऑर्गेनाइजेशंस, हाफिज सईद वगैरह एंड कंपनी। दूसरा है जनरल मुनीर और आईएसआई। बहुत इंटेलिजेंटली फेज 1 में आतंकियों को ही टारगेट किया गया। जनरल मुनीर पता नहीं कहां मुंह छिपाता हुआ फिर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बड़े आके बड़बोलेपन का सहारा लेकर हाफिज सईद का प्रवक्ता हुआ करता था, अभी तो उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, ऑपरेशन सिंदूर को अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे? चुन चुन कर लिया हुआ बदला पूरा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर बदला भरपूर। मैं भरपूर नहीं कहूंगा, मैं जरूर कहूंगा कि हमने जो है करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर बहुत एप्टली नेम्ड है, बहुत अच्छा नाम दिया है, क्योंकि हमारी 26 जो बेटियों का सिंदूर इन्होंने उजाड़ा, आज इनको उसका सबक मिल रहा है, उनकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो आंसू यहाँ बहे वो वहां भी बह रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आपको भी दर्द महसूस होना चाहिए और वो महसूस कराया है। 9 टारगेट्स हिट की हैं, 5 पीओके में और 4 पाकिस्तान के अंदर। भावलपुर 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर घुस के वार किया है और निस्तनाबूद कर दिया है। हमने इस बार जो है दूर दराज की टारगेट्स नहीं चुनी, जंगल के बीच, जहां जंगल में मोरनाचा किसी ने देखा, कहने का मौका मिल जाए पाकिस्तान को, अरे दिखा के मारा है, तुम्हारे शहरों के बीच में ठोका है तुमको। ठीक है, अब जाके चिड़िया, कौए, गौरैया, कबूतर गिन लो पाकिस्तानियों, गिन लो अपने कबूतर, दिखा के मारा है तुमको। ठीक है, और अगर आप अभी भी बाज ना आए, पाकिस्तान का डीजी ISPR कह रहा है कि वी विल स्ट्राइक बैक। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वो वहाँ पाठ पढ़ा रहे थे आसिम मुनीर को, और वो ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहे थे कि हम वापस हिट करेंगे। वी नीड जस्ट दैट जस्टिफिकेशन। अभी तो फेज 1 हुआ। बिल्कुल। वी हैव हिट द टेरर कैंप्स, टेरर कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स। अगर आपने भारत की फौज के ऊपर आंख उठाने की कोशिश करी, भारत के सिविल टारगेट्स पे आंख उठाने की कोशिश करी, आप बहुत पछताओगे, क्योंकि हमको भी जस्टिफिकेशन चाहिए। आपकी फौज, आपकी ISI, आपके जो मिलिट्री ISI कॉम्प्लेक्स है, जो असली आका है इस टेरर इकोसिस्टम के, उनको हिट करने का। बिल्कुल। यू विल गिव अस जस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। सोच समझ के कदम उठाना पाकिस्तान, सोच समझ के कदम उठाना। ये हम यहाँ पे ओल्ड वेटरन्स हैं,
उनकी आपको नसीहत है, सोच समझ के कदम उठाना। ठीक है ठाकुर, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों, उनके आकाओं को कहा था प्रधानमंत्री ने। और चुन चुनकर हमारी भारत की फौज ने जिस तरह से हमला लिया, बदला किया, उसके बाद देश में एक सुकून है, एक शांति है। उन परिवार वालों की आंखों में अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे ये 15 दिन कितने लंबे बरसों तक उन्होंने बिताए हैं। 15 दिनों में अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने जी ली, लेकिन आज उन आंखों में एक संतोष का भाव है जिस तरह से हमारी भारत की सेना ने हमला किया है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। शंकर प्रसाद जी, जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही है, आतंकवादियों का जनाजा निकाला जा रहा है, पाकिस्तान के झंडे में कुछ को लपेटा गया है, ये क्या दर्शाता है? पाकिस्तान को सबक नहीं मिला क्या? आतंकवादी मारे गए हैं, अगर अपने झंडे में उनका अंतिम संस्कार करने जाओगे, ये तस्वीरें तो हमें एक तरह से मदद करेंगी दुनिया को दिखाने के लिए कि आतंकवादी मारे जाते हैं और फिर किस तरह से पाकिस्तान उनका जनाजा निकालता है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुना रहे हैं आप कि उन्होंने अपने पाकिस्तान के झंडे में लपेट के उनको दफनाया। इसका मतलब वो तो इसकी इज्जत करते हैं, टेररिज्म की इज्जत करते हैं। एक वर्ल्ड को और सबूत दे दिया कि वो एक टेररिस्ट की इज्जत करते हैं। तो ये तो टेररिस्ट देश है। देखिए, मुख्य सवाल इस समय ये है कि हमने 2 बड़े कैंप्स के ऊपर, भावलपुर के ऊपर और मुरीद के ऊपर हमला करके वहाँ नष्ट किया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री का टास्क हमें क्या मिला है। देश को प्रधानमंत्री ने क्या टास्क दिया है? उन्होंने कहा है कि जो टेररिस्ट, फ्रंटलाइन टेररिस्ट, उनको मारना है, उनके बैकर्स को मारना है। तो अभी तो मसूद अजहर नहीं, कहिए कि इनके लीडर्स बाकी हैं। तो मैं तो ये मानकर चलूंगा कि आज ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। हम शुरू से कह रहे हैं कि संयम बरसिए, ये कार्य कंप्लीट होगा। प्रधानमंत्री जो एक टारगेट देते हैं फौज को या देश को, वो मुकम्मल करना ज़रूरी हो जाता है। हमारी एक वो सरकार नहीं है जो कि और पाकिस्तान के अंदर चल रही है। यहाँ गवर्नमेंट का ऑर्डर बिल्कुल 100% मुकम्मल होता है। तो अभी 100% मुकम्मल नहीं हो पाया है, तो ये एक शुरुआत है। अब और देखिएगा, कल परसों तरसों संयम रखिए, इनके एक एक करके चुन के मारेंगे। प्रधानमंत्री का हुक्म है। तो ये जितने टेररिस्ट के लीडर्स घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े नाम लेके, ये एक एक करके मारे जाएंगे। आप कह रहे हैं कि अभी और हमले होंगे भारत की ओर से? ये कहीं निकल नहीं पाएंगे। सुन लीजिए मैडम, तो मैं देखिए, जी हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि जो भी पूरा टास्क नहीं हुआ है ना, हर एक को चुन चुन के मारना है, चुन चुन के मारेंगे। और इनके जो ISI वाले हैं, जो आर्मी हेडक्वार्टर में चीफ साहब बैठे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस चीज़ को आप ये मत समझिए कि 24 घंटे या 36 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। नहीं, आज तो एक बड़ा भारी फेज़ 1 का सक्सेस मिला है। इससे हमारी और सेना शक्ति दिखी है। अब तो बेहतर यही होगा पाकिस्तान के लिए कि अपनी अगर वो बचाव चाहते हैं, देश का बचाव चाहते हैं, तो जो उनके टेररिस्ट सीनियर लीडर्स हैं, जिनके नाम आपको पता है, उनको खुद अपने आप हैंडओवर कर दें। एक आरजू कार्मी ने, आरजू मैडम है पाकिस्तान की, उन्होंने यही कहा है कि भैया इनको आप ले जाओ, मैं यहाँ से, हमारी जान छोड़ो। तो मेरे को लगता है कि वेरी सून आप लोगों को सबको खबर मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये कहाँ पर बैठे हैं और इनको नष्ट किया जाएगा। 1, 2, 3, 4 दिन लगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद इनके जो सेना वाले हैं, अभी तक इनकी सेना को नुकसान नहीं पहुंचा है, इनकी सेना को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। इट इज टाइम दैट वी ब्रिंग सम कैजुअलिटीज एंड सम कॉस्ट ऑन द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान। तो इसके बाद क्या होगा, ये देखने की बात है, क्योंकि हमें इस देश में टेररिज्म को ख़त्म करना है। टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए इनकी आर्मी की सोच को बदलना पड़ेगा। इनकी आर्मी को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए अच्छा क्या है। इनके देश को समझना पड़ेगा, इनके आवाम को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड व्हाट इज़ बैड फॉर देम। तो इसी प्रकार से इनके देश के अंदर बलूचिस्तान की तरफ प्रॉब्लम हो रही है, अफगानिस्तान की तरफ से भी प्रॉब्लम हो रही है। इनके अंदर ही टेररिज्म बहुत सारे बैठे हैं, टेररिस्ट बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि वी आर ऑन एब्सोल्युटली राइट डायरेक्शन। वी मस्ट कंग्रेचुलेट द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री टुडे, जो हम लोगों ने एक्शन करके दिखाया है। लेकिन अभी बहुत बाकी है और वो होगा। मैं आपको निश्चित तरीके से कहता हूँ कि ये कार्य पूरा समाप्त मुकम्मल होगा और जितने इनके टेररिस्ट मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे, जो भी होगा। लेकिन आप संयम रखिए, इन आर्मी के ऊपर सरकार को प्रेशर न डालें, ये काम होगा और देखती जाइए आप।
बिल्कुल 15 दिनों के बाद ये जो बदला लिया गया है, हिंदुस्तान में एक अलग सा सुकून इस वक्त महसूस किया जा रहा है। आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों की जान ली थी और उसके बाद घर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को जिस तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नेस्तनाबूद जमींदोज कर दिया गया है। आतंकी आकाओं का हाल क्या हो गया है? अब मसूद अजहर वो चिट्ठी लिखकर कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, ये तो हाल हो गया है। अब जरा सोचिए, और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी भारत की सेना उसकी इच्छा को भी पूरी कर देगी जब उसको भी जहन्नुम नसीब हो जाएगा। इसके पहले कि बाकी मेहमानों के पास जाऊं, नीरज जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार बदले की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। खबर आई कि 10 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। अभी क्या तैयारी है हमारी आगे के लिए, क्योंकि भारत को लगातार परेशान करने के लिए वो कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। पाकिस्तान के लिए बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आगे की क्या है तैयारी हमारी? बिल्कुल, देखिए, अगर चित्रा ये पूंछ अगर सीधी नहीं हो रही तो काटनी पड़ेगी। और काटनी कैसे पड़ेगी? एलओसी पर काटनी पड़ेगी, पीओके के काटनी पड़ेगी। इस वक्त जो है एलओसी अगर द्रास कारगिल सेक्टर को छोड़ दे तो केरन, कुपवाड़ा, उरी, बारामूला, जितना भी है साउथ ऑफ पीर पंजाल, जितना भी है पुंछ, रजौरी, अखनूर सेक्टर, जम्मू, जितना भी है आईबी जिसको हम लोग मानते हैं अखनूर सेक्टर में, वहां पर सब जगह फायरिंग हो रही है। पुंछ, रजौरी और भिम्बर गली में तो वहां पर तोप का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारी तरफ से प्रिसीशन स्ट्राइक भी की जा रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने जो तोप से अपनी आर्टिलरी से फायरिंग की थी उसमें हमारे जो केरन सेक्टर में और साथ ही जो भिम्बर गली है यहां पर कुल मिला के 15 हमारे नागरिकों की जान गई है। 45 नागरिक चित्रा हमारे जो है घायल हुए हैं। इसका जवाब हमने जो दिया है वो अपने रॉकेट लॉन्चर से दिया है। जो पिनाक का हमारा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसके जरिए हम लोग उन पर फायरिंग कर रहे हैं, उनकी चौकी पर फायरिंग कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान ये कब तक चलेगा? अभी क्या जानकारी इसको लेकर? मतलब लगातार अब वो इस तरह की स्थिति बनाकर रखना चाहेगा पाकिस्तान? देखिए कैसे रोका जाए उसको? देखिए चित्रा, रोकेगा कैसे? अब उसको तो फेस सेविंग ही नहीं है उसके सामने की। कैसे वो अपने देश के लोगों के सामने असीम मुनीर जाएगा, जो अपने आप को जिहादी की तरह, जनरल की जगह उसको जिहादी असीम मुनीर का नाम दिया गया है उसको, तो वो कैसे मुंह दिखाएगा? तो वो मुंह दिखाएगा कैसे? यहाँ एलओसी पर या फिर आईबी पर यहाँ पर फायरिंग करेगा। जो हमारे सीमावर्ती गाँव है, जो हमारे गाँव के लोग रहते हैं, जो मारे गए हैं, जो अभी तस्वीरें आ रही हैं वहाँ से बॉर्डर एरिया से कि किस तरह से वहाँ पर फायरिंग की, शेलिंग की उसने हमारे सीमावर्ती गाँव में, जहाँ पर हमारे नागरिक हताहत हुए हैं। भारतीय सेना की चौकियों पर उस पर कोई असर हुआ नहीं है, इसीलिए। जीडी बख्शी साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बदला भरपूर इसको माना जाए या पिक्चर अभी बाकी है? नहीं, अभी मैं समझता हूं कि मुनीर जो है, उनका जो चीफ है, वो तो मुंह दिखाने के काबिल तभी रहेगा कि जब वो कुछ और करेगा। तो मुझे लगता है कुछ तो एक्शन होगा उनकी तरफ से, और फिर उसका एक्शन का हम लोग विश्लेषण करके फिर दोबारा एक्शन भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ ये राउंड अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान को मतलब वो समझदारी दिखाएं तो शायद खत्म कर दें। वो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमने भी कुछ सिविलियन मार दिए हैं, कर दिए हैं, तो हमने बदला ले लिया है, तो वो खत्म हो सकता है। पर पाकिस्तानी वैसे नहीं मानेंगे इतनी जल्दी, क्योंकि वहाँ बेसिकली इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। आर्मी को दिखाना है कि हम ही एक है, कि वो बड़ी पुरानी कहानी है पाकिस्तान में। वो कहावत है ना कि हर एक देश में एक आर्मी होता है, पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो ये इस तरह का वहाँ का माहौल है, पावर स्ट्रक्चर है। तो मुझे लगता है, मेरे विचार में पाकिस्तान कुछ और करने की कोशिश जरूर करेगा और उसका फिर जवाब भी उन्हें मिलेगा। और लगातार तो हमारे बॉर्डर एरिया पर कोशिश भी कर रहा है। 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने में हमारी सेना को कामयाबी मिली है, ये भी जानकारी सामने आई है। ग्रुप कैप्टन अनुपम बैनर्जी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले जीडी बख्शी जी, लगातार पाकिस्तान की ओर से हिमाकत की जाएगी, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, आप बार बार पाकिस्तान के संदर्भ में ये बातें कहते हैं, फिर आगे क्या होगा उसका इलाज? इलाज बहुत अच्छा है। इट्स नॉट ओवर, मोर ऑफ द सेम। वो अगर पाकिस्तान सोचता है कि बालाकोट जैसी एस्केलेशन लैडर होगी, वन स्टेप एंड ओवर, देन यू आर सैडली मिस्टेकन। ठीक है साहब, आप आसिम मुनीर साहब बड़े तिलमिला रहे हैं, उनको अपनी कुर्सी खिसकती दिख रही है, जिस कुर्सी के लिए उन्होंने ये युद्ध छेड़ा। नहीं तो वो इस साल अक्टूबर में रिटायर होना था, पहले से एक एक्सटेंशन मरोड़ के ले ली थी। अब कह रहे थे कि साहब
जियाउल हक 11 साल राज किया, परवेज मुशर्रफ 11 साल राज किया, मुझे भी 11 साल का राजपाट चाहिए, चाहे जंग करनी पड़े। जंग तो हो गई साहब शुरू, अब देखते हैं आप क्या जौहर दिखाते हैं। यू ट्राई इट मुल्ला मुनीर, जस्ट ट्राई इट, ट्राई एंड हिट एनी इंडियन मिलिट्री और सिविलियन टारगेट and you will give us the justification for coming for you. You will be the next target then. अभी तो तुम्हारे टेररिस्ट कुत्ते मारे गए ना, कुत्ते बिल्ली की तुम बात कर रहे थे, कौवे चिड़िया कबूतरों की बात कर रहे थे, अभी तो तुम्हारे गुर्गे मारे गए हैं। असली जड़ फसाद की तुम हो और तुम्हारी ISI है। ये डीप स्टेट इस तमाम इकोसिस्टम है टेरर का, उसके सरगना असली ये है। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, हम इनके ना सिर्फ जो टेररिस्ट इनके मिनियंस हैं उनको मारेंगे, इनके आकाओं को भी चुन चुन के मारेंगे। यू ट्राई एस्केलेशन एंड यू आर नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। छिपा कहाँ है जनरल मुनीर? यू आर क्यों नहीं आ रहा है? जीडी बख्शी साहब कहाँ छिप गया है? कौन से बिल में छिप गया है? पहले तो आकर बहुत जिहादी ज्ञान दिया करता था हाफिज सईद के प्रवक्ता के तौर पर, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहां छिपा हुआ है? नहीं देखिए, इन्होंने तो अपनी फैमिली भेज दी है अमेरिका। ये पहले जर्नैल हैं जो कि युद्ध के पहले, जो मैंने देखा है भारतवर्ष में, पाकिस्तान में, जो लड़ाई के पहले अपनी फैमिली भगा देते हैं। मतलब कोई उम्मीद नहीं है जीतने की, जानते हैं पिटेंगे, अपने देश को पिटवाएंगे, ठीक है, अपने देश को भी पिटवाएंगे, अच्छी तरह से जानते हैं, देश की बर्बादी कराएंगे, मिलिया मेट करा देंगे अपने वतन को। लेकिन ये इनकी खुदगर्जी ज्यादा है उससे साहब, ये खुदगर्ज हैं, इनको एक्सटेंशन चाहिए, इनको भी 11 साल का राजपाट चाहिए। जैसे जियाउल हक को मिला था, जियाउल हक को तो फटते हुए आमों ने खत्म कर दिया, याद है। और आपको क्या, तुम्हारा क्या होगा कालिया, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको गाजी बनने का बड़ा शौक है तो बंकर में मत छुपिए, बाहर आइए। बिल्कुल, और इस वक्त हिंदुस्तान इसी इंतजार में भी है। जस्ट ट्राई इट। बिल्कुल। और 4 बार युद्ध में मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा है, तो इस बार परमानेंट इलाज उसका हो ही जाना चाहिए। लेकिन वो क्या होगा? ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी जी, इस बात को मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, और उसके बाद देखिए फिर हमें बीती रात किस तरह की स्ट्राइक करनी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान मानेगा नहीं। और इसी वजह से देश चाहता है कि इस बार तो मौका भी है, दस्तूर भी है, पाकिस्तान ने खुद दिया है, और उसके बाद उसका परमानेंट इलाज कर दीजिए। क्या होना चाहिए ताकि दोबारा वो नाग की तरह हिंदुस्तान की तरफ देखकर अपना फन फैलाने की कोशिश नहीं करे? देखिए, आप जैसे बोल रहे हैं, आज सुबह जो हमने अर्ली मॉर्निंग जो स्ट्राइक किए थे, रात को, देर रात को अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद एक एस्केलेटरी लैडर होता है जिसके अभी एक के बाद एक एक्शन होता है। मुझे, जैसे पहले भी किसी ने कहा है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान क्या आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी चीफ ये कर पाएंगे कि बिना कुछ एक्शन किए उनका कंट्री में उनका डटे रहना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान इसका कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा। और देखिए, हमारे पास तो टेररिस्ट कैंप अटैक करने के लिए है जो कि नॉन मिलिट्री नॉन सिविलियन दोनों हैं, लेकिन वो जब अटैक करेंगे तो उनके पास या तो मिलिट्री टारगेट होंगे और या तो सिविलियन टारगेट होंगे। और जब ये होगा तब वो एस्केलेटरी लैडर में नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा, तब इट विल स्लोली इट विल गो टुवर्ड्स अ मच ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट। तो हमें लगता है हमें इंतजार करना चाहिए। आज सुबह जो एक्शन हुआ है वो बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था आर्म फोर्सेस का, और जो बहुत सुंदर तरीके से हमने इतने सारे टारगेट एक साथ शॉर्ट स्पैन के अंदर हमने कैप्चर किया। जो मैसेज, ये स्ट्राइक का सबसे इम्पोर्टेंट था, जो मैसेज था, मैसेज यही है कि देखिए, नंबर इम्पोर्टेंट नहीं, आप कितने लोग मारे, क्या मारे, क्योंकि आप 50 मारे तो 500 आ जाएगा। लेकिन ये मैसेज जो बालाकोट का भी और इसका भी ये है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का, स्पेशली आर्मी के लिए, कि आपका कोई भी मिस एडवेंचर विल नॉट गो अनपनिश्ड। अगर आप कुछ करेंगे तो आपको उसको
मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये मैसेज मेरे ख्याल से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और आर्म फोर्सेस को वेरी क्लियरली मिल चुके हैं। अब देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इंडियन आर्म फोर्सेस के गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा। बिल्कुल। वो एक अगर हमारी तरफ, क्योंकि जैसा कि नीरज ने बताया कि हमारे कई जो निर्दोष नागरिक थे उनकी जान भी गई है, एक के बदले 10 हिंदुस्तान को ये तरीका अख्तियार करना पड़ेगा जो मौजूदा वक्त में हम महसूस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, हमारी सेना की ओर से, सरकार की ओर से वो कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन एसपी सिन्हा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए पाकिस्तान के संदर्भ में 4 युद्ध बुरी तरह से हारा, उसके बाद किस तरह से आतंकवादियों का सहारा लेता है हिंदुस्तान के भीतर दहशतगर्दी पैदा करने में। कश्मीर में जहां पर इतनी शांति आई, इतना विकास, इतना पर्यटन आया, वो उसकी आंखों की किरकिरी बना हुआ है। तो ऐसे पाकिस्तान को कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? जनरल मुनीर आके जिहादी भाषण देने के बाद वो पता नहीं कौन से बिल में छिपा हुआ है, आपकी उसके बारे में भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। अगर कुछ पाकिस्तान की ओर से बड़ा किया जाता है, करने की कोशिश की जाती है, तो क्या हो सकता है परमानेंट इलाज पाकिस्तान का? देखिए 3 पॉसिबिलिटीज़ है। जैसा रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ने कहा कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, मिलिट्री फ्रंट पे क्या वो अपने बॉर्डर के नज़दीक के एरिया से अपना आर्टिलरी गन इस्तेमाल करके 155 mm वगैरह इस्तेमाल करके हमारे पोस्ट को, हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर सकता है, बट वो लो स्केल अफेयर होगा। पॉसिबिलिटी नंबर 3, वो स्केल अप करेगा, ऑफेंसिव स्केल अप करेगा। हम चाहते हैं कि वो स्केल अप करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि समस्या का पूर्ण समाधान हो, और पूर्ण समाधान सभी संभव है जबकि पूर्ण विनाश हो पाकिस्तान का। पाकिस्तान का आतंकवाद का मेन दोषी है पाकिस्तान का आर्मी चीफ और आईएसआई, ये दोनों दोषी हैं। अरे ये चीफ तो आईएसआई का मुखिया भी रह चुका है, एकदम मुनीर के साथ तो ये भी है कि आईएसआई का मुखिया रह चुका है। वो पूरा फिल्म का स्क्रिप्ट राइटिंग ये दोनों करते हैं, डायरेक्शन ये देते हैं, ये लोग एक्टर हैं, हाफिज सईद एंड गैंग एक्टर है। तो पहले एक्टर को, उसकी टीम को खत्म करो, उसके बाद फेज 2 में जो मेन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है और स्क्रिप्ट राइटर है उसको खत्म करो, ये बहुत जरूरी है। 47 से हम ये खेल देख रहे हैं। देखो मैं पाकिस्तान और मच्छर का कंपैरिजन करता हूँ। मच्छर को आप बोलो कि मच्छर जी आप मुझे मत काटिए, मच्छर का कैरेक्टर है खून चूसना, वो अपना चरित्र, आप रेपेलेंट लगा दो, रेपेलेंट लगाओ, थोड़ा दूर चला जाएगा, फिर वापस आएगा, दूसरा मच्छर आएगा, आपको काटेगा। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है मच्छर को हाथ से मार देना, खत्म कर देना, यही मसल देना, यही सोल्यूशन है। जब तक पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई अलाइव हैं तब तक ये समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। हमारी बहनें बेटियां विधवा होती रहेंगी, हमारे दोस्त लोग अपना बेटा खोते रहेंगे। इसका समाधान, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, और उसके लिए एक कॉस्ट है। कॉस्ट पाकिस्तान को हमको इतना हैवी कर देना है कि वो उसके आने वाली पीढ़ी थर्राए कि हमने ऐसा किया तो देखो क्या हो गया। और 71 वार के तुलना में इसका मैग्नीट्यूड और स्केल कई गुना ज्यादा होना चाहिए, ताकि मैं चाहता हूं, तुलसीदास जी ने कहा था, बिन भय भूत प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। ऐसा भय, ऐसा खौफ पाकिस्तान के मन में इस बार बैठ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान की तरफ इवन देखने में वो इतना तो भय उसके अंदर डाला जो युद्ध में हारा हो, 71 में जिसके 2 टुकड़े भारत ने कर दिए हो, जिसके 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। हमारे पास बड़ा मौका था क्या वो 93,000 सैनिकों वाला, उसमें क्या कहीं कोई गलती भारत की ओर से? हालांकि 2 टुकड़े कर दिए, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता था पाकिस्तान का? लेकिन उसके बावजूद वो 99 में आकर करगिल में किस तरह की दहशतगर्दी करता है, और फिर करगिल युद्ध भी आता है, फिर उसके बाद आतंकवादियों को भेजता है, हमारे संसद पर हमला कराता है। 2008 में मुंबई में होटल के भीतर किस तरह से 166 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद हम सबने देखा उरी में, पुलवामा में किस तरह की दहशतगर्दी, और फिर ये पहलगाम। इस आतंकी देश का परमानेंट इलाज होना ही चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए अब मसूद अजहर, अगर उसको ये बोलना पड़े जिसके परिवार के 14 लोग बुरी तरह से आतंकी मौत मारे गए हैं, मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल हुआ है, और उसके बेटे हुजैफा के मारे जाने की खबर है। वो कह रहा है काश मैं भी मर जाता। तो क्या यह माना जा सकता है कि अब इसका भी अंत करीब है, दिख रहा है उसकी आंखों के सामने? ये है बाबू, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसका अंत बिल्कुल इसके नाकों के सामने है। देखिए आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, जिसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं मैं। 1971 वॉर में जब उनकी हार हुई, 90,000 कैदी पकड़े गए, उस समय ज़ियाउल हक साहब ने ये बयान दिया था, ये डॉक्टरीन बनाई थी कि हम भारत के संग रेगुलर वॉर में नहीं जीत सकते किसी सूरत में भी, तो भारत के अगेंस्ट हमें कुछ करना है तो टेररिज्म करना है, एंड वी विल इन्फ्लिक्ट 1000 कट्स एंड ब्लीड इंडिया, ये उनकी आपको कहावत याद होगी। उसी के बाद में उन्होंने पूरी आर्मी की जो भर्ती थी वो बदली की,
उसको एक तरह से इस्लामिक बनाने की कोशिश की। इन्होंने अफसर वो भर्ती किए जो कि रेगुलर स्कूल्स तक में नहीं गए थे, वो एक जिहादी बने थे, वो सिर्फ कुरान को पढ़ पढ़ के मदरसे में आए थे आर्मी के अंदर, वही लोग आज सीनियर ऑफिसर बन गए, वो खुद ही जिहादी हैं। तो इस समय प्राइम मिनिस्टर का टास्क को ज़रा ध्यान से अगर सोचें, उन्होंने दूसरा लफ्ज़ जो कहा है ना, वो बहुत सोच विचार के कहा है कि इनके बैकअप्स को मारना है। बैकअप कौन है? इनकी पाकिस्तान आर्मी। अभी तक पाकिस्तान आर्मी को हमारी तरफ से कभी भी इतनी ज़्यादा चोट नहीं पहुंची है जितनी अब पहुंचनी चाहिए, इसी वजह से टास्क मिला है। तो अभी एक इनके फ्रंटलाइन जो टेररिस्ट हैं उनको मारा गया है, इनके लीडर्स 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमें भारत के अंदर एक शांति से रहना है, एक टेररिज्म को समाप्त करना है अपने नेबरिंग कंट्री में, तो इनकी आर्मी को कुछ ना कुछ हमें करके दिखाना है। और वो कुछ ना कुछ क्या है उसका आप जानती हैं कि एक ISI का हेडक्वार्टर है, एक चीफ है। लेकिन समझने की बात यह है कि जब तक कि लगातार पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल चलता रहेगा और सिविल गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं रहेगा, तो तब तक ये परेशानी रहेगी। तो हमें पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करनी है, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कि उनका आवाम खड़ा हो। अब उनका आवाम जो बड़ा दुखी है, उनका आवाम जो उनको ना खाने को है ना पीने को है, उसी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी भी चल रही है। तो देयर ओन पॉपुलेशन हैज टू राइज अगेंस्ट द मिलिट्री, तब मालूम चलेगा कि मिलिट्री का क्या हाल है। अभी तो वहाँ जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि वो तो आर्मी चलाती है, वो देश आर्मी का है, लेकिन ये देश चलता तो पॉलिटिकल के नाम से है ना, लेकिन केवल नाम के वास्ते। तो जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो तो उनके लोग हैं ना, आवाम है। तो आवाम को इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, और आवाम को हिस्सा लेने के लिए हमें उन्हें एक रास्ता दिखाना है, आवाम को रास्ता दिखाना है। आवाम को रास्ता दिखाना है कि देखो पानी तुम्हारा ख़त्म हो गया, तुम दोस्ती से रहो तो पानी मिलेगा, तुम्हारा खाना पीना बंद हो गया, तुम्हारी जो FATF की हालत है वहाँ से तुम्हारे सारे फंड्स आने बंद हो गए, तुम्हारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि तुम अभी उसका जो ब्याज है वो भी दे सको, उसकी हालत में तो होल ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशनरी स्टेट पैदा करनी है, और वो होगी। आप मान के चलिए जिस प्रकार से वर्ल्ड पावर इस समय इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, तो हमें क्लियरली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचना है। इस समय लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये है कि इनकी मिलिट्री को हमें एक सजा देनी है, और उनको इतना डिस्क्रेडिट करना है कि उनका देश खड़ा हो जाए। और जब देश खड़ा हो जाएगा तो पाकिस्तान की हालत खस्ता हो जाएगी। नहीं तो कितने सालों से लगातार वहाँ पे आर्मी जो है रूल कर रही है, तो आर्मी रूल इन पाकिस्तान मस्ट बी ब्रॉट टू अ टर्मिनेशन, देन ओनली दे विल बी एबल टू मेक अ नेबर ऑफ आवर्स। नहीं तो ये चलता रहेगा। इसके लिए कार्य हो रहा है, आप इसमें भरोसा रखिए। जिस तरह की इस समय एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है, एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, एक वाटर स्ट्रैटेजी, एक वर्ल्ड पावर्स की तरफ से, आप यूनाइटेड नेशन में देखिए ना कल क्या हुआ। यूनाइटेड नेशन में एक लफ्ज़ नहीं पास करा सके, ये बुरा हाल हुआ वहाँ पे। तो इनकी तो चाइना भी वीटो नहीं करेगा, चाइना को भी इंटरेस्ट अपनी लड़ाई, चाइना को अपनी लड़ाई टैरिफ लड़ाई भी तो देखनी है ना। तो टैरिफ लड़ाई में चाइना जब इस तरीके से अमेरिका के साथ फंसा हुआ है, तो वो भारत के संग कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनाना रखता है। हालांकि उसका बहुत पैसा लगा हुआ है चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बन रही है, जिसका आप शुरू अभी यू आर सीइंग द बिगिनिंग ऑफ दैट। और बिगनिंग पानी से हुई, बिगनिंग इकोनॉमिक स्क्रूइंग से हुई, बिगनिंग और तरफ से हो रही है। और मिलिट्री एक्शन इज ए काइनेटिक एक्शन, जो तो लगातार हर एक चीज़ में लगा रहेगा, और लगा रहेगा अपने तरीके से। आज की तारीख में जो हमारी स्ट्रैटेजिक वो हुई है अमेरिका के साथ, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक, वो उसकी वजह से हमें इंटेलिजेंस मिल रही है। वी नो एग्जैक्टली वेयर द पाकिस्तान आर्मी फॉर्मेशन आर टुडे। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है अमेरिका के साथ। बिल्कुल, अब बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है कि दूर तलक सोचकर स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी और चारों तरफ से घेर कर मारना होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आवाम को यह सोचना होगा कि दहशतगर्दी, आतंकवाद कभी भी आपके देश का भला नहीं कर सकता है। और जमहूरियत के नाम पर यह जो सेना आपकी पाकिस्तान को चलाती है, यह खुद पाकिस्तानियों के लिए गड्ढे खोद रहा है, और आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान की आवाम को उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी धरती से आतंकवादियों को पालेंगे, पोसेंगे, तो उसकी जड़ को काटने के लिए हिंदुस्तान उसकी जमीन को बंजर करने के लिए इसी तरह से घर के भीतर दाखिल होगा और फिर जवाब देगा। बाकी मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। डोभाल ने कहा है कि पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाया तो भारत मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार है। NSA अजीत डोभाल का यह बड़ा बयान सामने आया है। अगर बढ़ाया तनाव तो फिर मजबूती से भारत देगा इसका जवाब।
अजीत डोभाल ने यह भी कहा है कि भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो हम उसे मजबूती से जवाब देने को पूरी तरह से तैयार हैं। अजीत डोभाल जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, एक तरीके से एनएसए ने कई दूसरे देशों के अपने समकक्षों को फोन लगाकर पूरे मामले की जानकारी दी है और यकीनन उसके जरिए किस तरह से दुनिया का समर्थन हिंदुस्तान को मिले आतंकवाद के खिलाफ इस बड़ी लड़ाई में। लगातार अजीत डोभाल की ओर से ये कोशिशें की गई हैं, क्योंकि कई बार जब आप इस तरह के ऑपरेशन करते हैं, दूसरे देश के घर में घुस कर मारते हैं, तो फिर कई राष्ट्रों की ओर से क्वेश्चन भी किया जाता है, जैसा कि ग्लोबल टाइम्स की ओर से कोशिश की गई थी। हालांकि मुंहतोड़ जवाब उसको भी दे दिया गया है, लेकिन बड़ा बयान ये सामने आया है और साफ कर दिया है पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाया तो फिर मजबूती से जवाब देंगे। जीडी बख्शी जी जल्दी से एक टिप्पणी, मजबूती से जवाब देंगे अगर तनाव बढ़ाया तो। अजीत डोभाल ने दो टूक कह दिया है। देखिए, पाकिस्तान की फौजें ड्यूरेंट लाइन से हटकर ईस्टर्न बॉर्डर पे हमारे सामने आ गई हैं। क्वेटा, पेशावर खाली हो रहा है, ठीक है। आपके जो बलूचिस्तान का इलाका, सिंधु देश का इलाका खाली हो रहा है, पश्तूनख्वा खाली हो रहा है। आप समझते हैं वो लोग अंधे हैं, उनको ये मौका नहीं दिख रहा। आपने तालिबान को जलील किया था, आपने उसके गांव पे F-16 तैयारे फाइटर जेट्स लेके बड़ी एयर स्ट्राइक करी थी, धड़ल्ले पे घोड़े पे चढ़ के, क्योंकि बेचारे अफगानों के पास कोई एयर डिफेंस नहीं, कोई एयर फोर्स नहीं, ठीक है। अब आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी जो एयर फोर्स के F-16 है वो पसनी तक पहुंचा दिए हैं S-400 की मार से बाहर रखने के लिए। ये पूरा मौका है तालिबान को, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, कि वो आपके जो F-16 तैयारे हैं, क्राउन ज्वेल्स, आपके एयर बेसिस में ही उड़ाए, और पहले उड़ा चुके हैं वो, बाय द वे उड़ा चुके हैं वो। चारों तरफ से तुम घिर रहे हो, अकलमंदी इसी में है कि तुम डी एस्केलेट करो। और सबसे बड़ी निजात पाकिस्तान को तब मिलेगी अपनी, जब उसकी फौज से निजात होगी। ये जो फौज जिसने 30 साल डायरेक्ट राज किया है, बाकी 45 साल इसने मोहरे कठपुतलियां चलाई हैं, हर आए दिन ये किसी प्रधानमंत्री को उठा के जेल में डाल देते हैं। जो इलेक्शन जीता है उसकी इलेक्शन स्टील कर लेते हैं। एक इलेक्शन इन्होंने स्टील करी थी 1971 में, देश के 2 टुकड़े हो गए। एक बार फिर आपने इलेक्शन स्टील करी है पाकिस्तान की फौज ने। अब कितने टुकड़े करवाओगे अपने मुल्क के? पाकिस्तान की आवाम को ये सोचना पड़ेगा। आज वो निजात मांग रहे हैं पाकिस्तान की फौज से। वो समझ रहे हैं कि असली दुश्मन हमारे ये हैं, सब लड़ाइयाँ इनकी वजह से हुई हैं और सब लड़ाइयाँ ये हारे हैं, लेकिन शर्म नहीं आती। अपनी जो है टेन्योर बढ़ाने के लिए, एक्सटेंशन कराने के लिए एक तो मिल चुकी है जनाबे आली, दूसरी चाहिए, और उसके लिए आप क्या क्या करने को तैयार हैं? कितने लोग को पाकिस्तान में मरवाने के लिए तैयार हैं? जब पानी नहीं आएगा आपके तो टैंकर लग जाएंगे, आवाम का क्या होगा? बिल्कुल। आपने सोचा है? आपने ये सब छेड़खानी करने के पहले सोचा है? आपको 2 कौड़ी की फिक्र नहीं कि आवाम को 2 रोज की रोटी मिल रही है या नहीं उस फटीचर मुल्क में। अगर जंग बढ़ती है, एक जो है आउटकम सर्टन है, जो भी मिलिट्री आउटकम हो, एक आउटकम सर्टन है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। जो मूडी रेटिंग एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी, वार्निंग दी है, आप लड़ाई लड़ने की किसी भी तरह से हालात में नहीं है। बिल्कुल मत लड़िए, मारे जाओगे बेमौत। तुम्हारी इकोनॉमी बैठ गई, डूब गई तो मुल्क नहीं रहेगा। अभी तो आतंकवादी आतंक की मौत मर रहे हैं जो कर्म की ओर से किए गए थे, और अब पानी की मौत मरेगा पाकिस्तान। सिंधु जल संधि को जिस तरह से, और बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी ही एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में थे, और जब उनका 8 बजे के बाद संबोधन शुरू होता है तो उनकी ओर से भी इशारा दिया गया कि अब पानी नहीं भेजेंगे हम दूसरे देशों को, जो हमारा पानी है वो हमारे किसानों के लिए, हमारे जवानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि चारों तरफ से घेर कर इस बार मारने की तैयारी है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पर हो, चाहे वो सैनिकों के जरिए हो, चाहे आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश हो। और इस वक्त हमारे साथ एमएस बिट्टा जी जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। मैं फौरन आ रही हूं आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए न्याय की शुरुआत है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की शुरुआत है। न्याय हुआ, राष्ट्र समर्थन करता है। आपको याद होगा पहलगाम के हमले के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत की ओर से गीता के सार का इस्तेमाल करते हुए कहा गया था कि राजा ये फैसला करे कि उसको दुष्टों को किस तरह से सबक सिखाना है और कैसे संहार करना है। और आज हमारी भारत की सेना ने संहार कर भी दिया है। 9 ठिकानों पर नेस्तनाबूद पूरी तरह से जमेदोज कर दिया गया है आतंकिस्तान को। और इसी वजह से बिलबिलाता हुआ पाकिस्तान इस वक्त रहम की भीख मांग रहा है और लगातार पीठ पीछे से वार करने की कोशिश भी कर रहा है। एमएस बिट्टा जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। ऑपरेशन सिंदूर कैसे अपने शब्दों में इसको आप डिफाइन करेंगे, बताएंगे, जिसके जरिए भारत की सेना ने घर में घुसकर मारा है आतंकियों को, पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों को। चित्रा जी, मैं सबसे पहले बख्शी साहब की कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात कही, आम पाकिस्तान अवाम की बात कही। जो हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने आम अवाम का उन्होंने ध्यान रखा या नहीं रखा हिंदुस्तान का, पर पाकिस्तान के आम नागरिक का ध्यान रखा कि बेमौत मारे जाएंगे। बख्शी साहब ने कहा, क्या पाकिस्तान की जनता सड़कों पे आएगी आईएसआई के खिलाफ? वहां लोकतंत्र नहीं है हिंदुस्तान की तरह। वहां सरकारें नाम की हैं, एक प्रधानमंत्री आया, दूसरा जेल में डाल दिया, दूसरा आया, तीसरा डाल दिया, और आर्मी चीफ ने कब्जा कर लिया। क्या पाकिस्तान का अवाम दुखी होकर के आईएसआई के ऑफिस का घेराव करेगा? क्या हाफिज जैसे, अजहर जैसे लोगों का घेराव करेंगे कि आपके कारण हमारी बर्बादी हो रही, हमारे बच्चों के फ्यूचर मर रहे, पानी बंद होगा तो पब्लिक मरेगी? क्या आम पाकिस्तान का नागरिक सड़क पे आएगा? क्या दुनिया को बताएगा आम नागरिक कि पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है? ये बराक ओबामा ने भी एक बार कहा था, ये आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, हमारा इनसे कोई सहयोग नहीं। क्या वो दुनिया से इस बात को चाहेगा कि हमें बचाइए, इन दरिंदों से बचाइए जो मानवता का कत्लेआम करते हैं, जो पाकिस्तान में कत्लेआम करते हैं, जो हिंदुस्तान में 26/11 की घटना करते हैं, जो पार्लियामेंट में घटना करते हैं? देखो, एक बात पाकिस्तान को अब समझ आ गई कि अब अगर हरकत की पाकिस्तान ने, यह जवाब दे दिया, अगर हरकत की तो फिर आम आवाम बच नहीं पाएगा। इसलिए बार बार चित्रा जी मैं कहना चाहता हूं, आज वक्त आ चुका है, हर भारतीय को मौत का कफन बांध करके इजराइल की तरह सच्चे भारतीय बनना पड़ेगा। ये आपने किन किन को बिठाया? ये सब फौज के रिटायर्ड जनरल है, अभी भी इनको बंदूक पकड़ा दो, ये अभी भी इस उम्र में वहां जाके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तैयार खड़े इस तरीके से इनका सीखते हुए हर नौजवान को, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी जिस तरीके से ऐलान किया, एनसीसी, सिविल डिफेंस, इनको तैयार करके हमेशा तैयार खड़ा करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा मौका आता है तो हम सब मरने के लिए तैयार खड़े, पर आने वाली जनरेशन के लिए ये जो नसूड़ है, कैंसर थोड़ा सा बच गया, ये पाकिस्तान का बनाया हुआ आतंकवाद का, इसको उखाड़ करके फेंक दीजिए। मरना नहीं है, मारना है, मरना नहीं है, मारना है। वो जो पाकिस्तान है घर में घुसकर मारना है और तब तक मारते रहना है जब तक वो पूरी तरह से सुधर नहीं जाता। हम नए भारत का सपना देखकर आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में विकसित राष्ट्र होगा हिंदुस्तान, उसकी कोशिशें में लगे हुए हैं, लेकिन एक नया पाकिस्तान बनाए जाने की जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी ने महत्वपूर्ण बातें कही थी कि आप अपने दोस्त का चुनाव कर सकते हैं, पड़ोसी आप कैसे बदलेंगे? तो जब पड़ोसी आपका इस तरह से रहेगा तो तब तक उसको तोड़ना है जब तक वो सुधर नहीं जाए, और तब तक छोड़ना भी नहीं है। बिट्टा साहब जी जी जी, बिट्टा साहब आपसे ये सवाल था, मैंने कहा कि मरना नहीं मारना है घर में घुसकर, ये सवाल आपसे ही था बिट्टा साहब। बिल्कुल आपने सही कहा, पर अगर जरूरत कहीं पड़ गई, अगर जवाब बड़ा देना पड़ गया तो हम क्या अपनी जान बचाएंगे? हम नहीं जान बचाएंगे। हम पाकिस्तान का वो इलाज करेंगे, हम कहें हमारी जान बच जाए, हमारे जवान चले जाए, क्यों भाई? हम जवानों के साथ खड़े होंगे। अगर जवान एक गोली उधर से चलेगी 100 चलाएगा, उसके जूते भी पकड़ने पड़ेंगे, बंदूक के साथ वो भी पकड़ेंगे। क्यों? मौत के कफन हमें बांध रहे हैं, क्यों नहीं बांध रहे? इजराइल ने क्या किया? इजराइल के बच्चों ने हिंदुस्तान में क्या किया? सब कुछ छोड़ के जब गांजा खिंचांग हुई, मौत का कफन बांध के स्टूडेंट,
नौकरी पेशा सब दुकानें छोड़ के बंदूक पकड़ के हमें वो भारतीय बनना है। आज नरेंद्र मोदी है, आज हमें ये करना पड़ेगा। ये नहीं है कि उन्होंने हमला कर दिया, पहले हमले करते थे ना, जवानों के टुकड़े टुकड़े करते थे ना, तो क्या होता था? मणिशंकर आयर, सलमान खुर्शीद वहां जाके पार्टियां डांस करते थे। क्या अब होता क्या? ये भारत की तस्वीर थी। आज भारत की तस्वीर क्या बनाई नरेंद्र मोदी जी ने? पूरी दुनिया को एक करके इकट्ठा कर दिया। दुनिया 370 धारा पे भी हमारे साथ खड़ी हुई और दुनिया आज भी हमारे साथ खड़ी हुई। ये भारत की तस्वीर है। आज तो ओबीसी जैसे लोग यही चुप गया था पाकिस्तान को कि 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन शांति तरक्की कैसे आ रही है। यही चुप गया था कि वहां की जनता आतंकवादियों के खिलाफ कैसे खड़ी हो गई है। मैं लगातार वहां पर रहकर आई हूं। पहलगाम हमले के बाद मैंने देखा कश्मीरी आवाम किस तरह से सड़क पर उतरकर आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद करने की, उनकी ओर से तो ये कह दिया गया कि उन आतंकवादियों को पकड़िए, पकड़ के हमें सौंप दीजिए, हम उनके टुकड़े टुकड़े करेंगे इसे श्रीनगर और पहलगाम की धरती पर। तो कश्मीर की आवाम का ये मिजाज है मौजूदा वक्त में और आखिरकार उसका जवाब दे भी दिया गया है। इसके पहले कि बाकी मेहमानों के पास जाऊं, नीरज जल्दी से एक आपकी टिप्पणी में लेना चाहूंगी। हिंदुस्तान की किस किस फ्रंट पर तैयारी चल रही है, क्योंकि मॉक ड्रिल भी इसी के साथ ही साथ हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ अलग अलग तरीकों से पाकिस्तान को जवाब भी दिया जा रहा है इस समय भी। बिल्कुल, अगर हम जल थल और नभ की बात करें चित्रा, तो हम लोग देख रहे हैं LOC और IB पर तो भारतीय सेना जो है जवाबी कार्रवाई कर रही है। वहां पर आर्टिलरी फायरिंग कर रही है पाकिस्तानी सेना के ऊपर। राजस्थान से सटी हुई जो सीमा है जिसमें हम लोग मान सकते हैं कि भावलपुर और मुरीद के इन सब वाला एरिया जो है यहाँ पर नोटेम जारी किया है भारतीय वायुसेना ने। इसके मायने ये है कि भारतीय वायुसेना यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज कर रही है यहाँ पर। जल्दी से चीन का स्टैंड क्या है? चीन का डबल स्टैंड है। उसमें उसने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ तो हम लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि भारत ने जो कार्रवाई की है उसको हम लोग जो है हम लोग नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये उकसावे वाली कार्रवाई है, ये कहा है। दूसरी तरफ आतंकवाद को कहा है कि आतंकवाद नहीं बढ़ाना चाहिए दोनों देशों को, यानी कि पाकिस्तान को नहीं बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान को आतंकवाद नहीं बढ़ाना चाहिए। अरब सागर में भारतीय नौसेना के जंगी जहाज जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल गुजरात से सटा हुआ जो अरब सागर है वहां पर, और गुजरात तट से भी फायरिंग की जा रही है, भारतीय नौसेना द्वारा अपनी ड्रिल की जा रही है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान का कैसे नेवल ब्लॉकेड किया जाए, उसकी सप्लाई चेन बंद कर दी जाए, उसकी तैयारी है। जीडी बख्शी साहब, लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा है ना वो जनरल मुनीर है कहां। आप बार बार कह रहे हैं कि जब तक उसको सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक वो जो कलेजे में शांति है वो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और देखिए, पाकिस्तान को भी एक मौका दे दिया गया है। अभी भी यू वांट आउट, यू हैव एन एस्केप क्लॉज। तुमने कल पलटवार करने की हिमाकत की, दैट एस्केप क्लॉज इज क्लोज्ड, एंड तब आप सीरियस मुसीबत में होंगे, क्योंकि आप चारों तरफ घेरे में, चौतरफा घेरे में हैं आप। ठीक है, हमारी नेवी अरब सागर में तैनात है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप हैं, हमारे पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 14 मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। ठीक है, 18 कन्वेंशनल सबमरीन, 3 न्यूक्लियर सबमरीन। तुम्हारी नेवी को तो मसल देंगे। कराची से आपको एक बैरल तेल नहीं आएगा, कोई गोला हथियार कहीं से नहीं आएगा। वी कैन ब्लॉकेड कराची। ठीक है, और फिर आपकी इकोनॉमिक तबाही पूर्ण हो जाएगी। मौका मत दीजिए, बहाना मत दीजिए भारत को कि आपके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाए। ठीक है, अभी हमने केवल टेररिस्ट टारगेट्स को हिट किया है और हमने कहा है हम यहाँ पे बंद करने को तैयार है। लेकिन अगर तुम छेड़खानी करोगे, अगर तुम चुलबुली दिखाओगे, तो मियाँ बहुत मुसीबत आने वाली है, बहुत मुसीबत आने वाली है। अभी भी आप चौकन्ने हो जाए, आपको एक मौका दिया गया है, मौका दिया गया है। सोच ले, सोच कर काम करें, अगला कदम फूंक फूंक कर उठाएं। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि जो उसकी हरकत अभी तक की रही है और जनरल मुनीर के हाल के पिछले 2 सालों के जिस तरह के बयान रहे हैं, उसके आधार पर भी लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी आपके पास आते हुए अब वहां पर आतंकवादी बिलबिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे भी मौत आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन अभी भी बहुत, देखिए, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकवादी अभी भी पाकिस्तान के भीतर हैं, वो हमारी पकड़ से दूर क्यों रहते हैं?
उनको पकड़, इतने पुराने मुंबई हमलों का हाफिज सईद गुनहगार है, वो हमारी पकड़ से अब तक दूर है। ऐसे ही कई ऐसे आतंकवादी हैं जिसका हम नाम लेते हैं, जिसको लेकर हम खबरें पढ़ते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आती हैं, उसके बावजूद वो हमारी पकड़ से दूर रहते हैं। ऐसे में ये जो आतंकवादियों के आका हैं, इनको समाप्त करने के लिए भारत की सेना को क्या करना होगा? भारत की सेना को इनको ढूंढना होगा, और ये है कहाँ पर, बड़ा अहम सवाल है। देखिए, ये जो पाकिस्तान की ISI है उसके ट्रम्प कार्ड्स हैं, इनको वो सेव करके रखे हुए हैं। आपने पिछले 2-3 दिन में एक खबर सुनी भी होगी शायद कि जैश-ए-मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको GHQ में शिफ्ट कर दिया गया है, उनको जिससे वहाँ सेफ रहें। तो ये जो इनके लीडर्स हैं, ये तो इनके पाकिस्तान आर्मी के ट्रम्प कार्ड्स हैं ना, तो इनको तो आराम से रखेंगे, छुपा के रखेंगे। तो उनको हमें ढूंढना है। अब उनको ढूंढने के लिए समय लगेगा। हमारी जो इंटेलिजेंस है बहुत पुख्ता है, सारी दुनिया से हमें इंटेलिजेंस आ रही है, हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत पुख्ता हैं। इन्हें ढूंढ के मारेंगे, चाहे GHQ के अंदर हो, चाहे ISI के हेडक्वार्टर के अंदर हो, या कहीं और इनको छुपा के रखा हो, लेकिन इनको ढूंढना है। हमेशा याद रखिएगा चित्रा जी कि वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर सिविलियन टारगेट्स, वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर अ वॉर, we are going to go for a destruction and elimination of terrorists and their backers। हमारा टास्क इतना ही है, हमें इसी पर कंसंट्रेट करना है। और ये जो छुपा के बैठा रखा है इन्होंने GH के हेडक्वार्टर में, वहाँ से कभी तो निकलेंगे ना। आपने देखा किस तरीके से हमास का लीडर ईरान के अंदर मारा गया। अयतुल्लाह खुमैनी के एक कंपाउंड में गेस्ट हाउस में बैठा था, रात को 9 बजे उस पर एक मिसाइल ने मार दिया। आपने उससे पहले देखा होगा कि ईरान के अंदर एक जनरल सुलेमान थे, उनकी मोटर में कहीं जा रहे थे तो उनकी मोटर के ऊपर एक बम गिरा, वो ख़त्म हो गया। कब तक छुपेंगे? तो आज की तारीख में वर्ल्ड के पास, चाहे हमारे पास हो ना हो, अवश्य होगी, नहीं होगी तो मिल जाएगी। वो टेक्नोलॉजी है, वो अंतर हैं, वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम इनको ढूंढेंगे और जहाँ भी होंगे इनको हम एक एक करके, तभी तो प्राइम मिनिस्टर ने सोच के कहा है कि एक एक करके चुन चुन के मारेंगे। तो अब इनको चुन चुन के मारेंगे, चिंता मत करें आप। ये चाहे जहाँ भी छुपा के रखेंगे, एक दिन तो निकलेंगे ना, और नहीं निकलेंगे तो जहाँ बैठे हैं वो भी हम ढूंढ लेंगे। हमारे पास इतनी अच्छी आज की तारीख में सपोर्ट है, हमारे पास पाकिस्तान की इंटरनल सपोर्ट है, हमारे पास पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी के संग परेशान रहते हैं, और जो पाकिस्तान खुद कहता है कि हमारे 90,000 आदमी मार दिए गए, अभी तो अफगानिस्तान की तरफ से भी और आ रहे हैं। तो वहाँ के लोकल लोग हमको खबर देंगे, सैटेलाइट खबर देगा, हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज खबर लेके आएंगी, उनको टेक्निकल इंटेलिजेंस मिलेगी, और सबसे अंत में जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको हम AI के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करने की काबिलियत रखते हैं। तो अब आप देखिएगा कि वो ज़माना चला गया जो आज से 3-4 साल पहले था। आज हमारी कैपेबिलिटीज़ पिछले 3 साल में कई गुना बढ़ चुकी है, बालाकोट के बाद कई गुना बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास बहुत एडवांस स्टेजेस में इस वक्त है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ को इस्तेमाल करते हुए एक एक को चुन चुन के मारने का जो कार्य दिया गया है, जिसने ये कार्य दिया उसने भी तो सोच के दिया होगा ना कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। अगर वो क्यों इस तरह का टास्क देते, वो इतने तो इल इन्फॉर्म नहीं है ना, एक बड़े सीनियर वर्ल्ड के स्टेट्समैन हैं, तो वही टास्क देंगे जो समझते हैं कि हम कर सकते हैं। तो उसी को सोच के उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इनको 2 दिन में मार देंगे, 3 दिन, चुन चुन के मारेंगे, इनको मिट्टी में मिला देंगे। ये कहा ना, आधी मिट्टी तो खैर चनाब में आपको दिखी रही है, उसको तो मिट्टी अलग की मिट्टी है, लेकिन इनकी मिट्टी भी आएगी। तो टास्क हैज बीन गिवन आफ्टर ड्यू थॉट एंड कंसिडरेशन एंड कैपेबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज होंगी, अवश्य होंगी, नहीं होंगी तो उनको हम इकट्ठा करेंगे। सो डोंट बी इन अ हरी, घबराइए मत, इस देश को संभल के चलना है। और कहीं पाकिस्तान छोटी मोटी बिल्कुल, ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। बिट्टा साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ये बहुत अहम जानकारी आपकी ओर से दी गई है। एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख करेंगे। पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान सामने आया है। इशाक डार ने कहा है कि भारत के 75 से 80 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है। 75 से 80 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है। ये बात खुद चिल्ला कर अब पाकिस्तान बता रहा है कि भैया हुआ है। पिछली बार तो सर्जिकल स्ट्राइक के समय में कह रहा था सबूत कहां है, दिखाए, उसको छिपाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही थी। हमारे देश में भी कई लोग उसी की भाषा बोल रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान के डिप्टी CM ही ये दावा कर रहे हैं कि कैसे 75 से 80 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है। सुनिए। करीबन उनके 75 से 80
जेट फाइटर जो थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर 1 घंटे के करीब ये फाइट हुई। एक बार फिर से चेहरा कितना उड़ा हुआ है, कितना डरा हुआ है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को आप देख रहे हैं, उसके चेहरे के भाव पढ़िए। 75 से 80 अगर वो खुद दावा कर रहा है तो जरा सोचिए कि कितनी बड़ी तबाही पाकिस्तान के भीतर आतंकवादियों के ठिकानों पर हिंदुस्तान की ओर से की गई है। भारत के 75 से 80 विमानों ने स्ट्राइक की है। इशाक डार बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। करीबन उनके 75 से 80 जेट फाइटर जो थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर 1 घंटे के करीब ये फाइट हुई। चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि बोले क्या। खुद ही सबूत दिए जा रहा है, जुबान लड़खड़ा रहा है, खुद ही सबूत दिए जा रहा है कि भैया देखिए 75 से 80 उनके किस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है हिंदुस्तान की ओर से। हिंदुस्तान को इसी दिन का इंतजार था। ये जो डिप्टी पीएम इशाक डार का बयान है, हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। और जल्दी से नीरज आपकी टिप्पणी लेना, जब चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। और ये तब है चित्रा जब वो खुद चीन के एम्बेसडर से मिलकर आए, चीन के एम्बेसडर से मिले, टर्की के एम्बेसडर से मिले, दोनों से मिले। रात की नींद तो उड़ी हुई है। और ये जब हम लोग सुबह बात कर रहे हैं, यानी रात की बात कर रहे थे, जब अटैक हुआ था, जब आपने कहा था कितने लोग मारे गए, तब मैंने कहा था कि आप ये देखना कि हमारे कितने रफाल फाइटर जेट्स वहां पर गए हैं, कितना बड़ा पैकेज वहां पर गया है। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है इतनी बड़ी संख्या में जो है ये टारगेट्स किए गए। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, हमने एक ही जगह ऐसी टेरर कैंप की थी, 6 हमारे मिराज फाइटर जेट गए थे और 6 उनको कवर अप कर रहे थे सुखोई फाइटर जेट, यानी 12 कर रहे थे। और इस बार तो 9 लोकेशंस 21 टारगेट, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े। और ये इशाक डार इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि इनको समझ में आ गया है। चेहरे का रंग पढ़िए, उड़ गया है पूरी तरह से, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं नीरज। बिल्कुल। और चीन के एम्बेसडर ने भी साफ कह दिया कि आपके ऊपर जो अटैक हुए हैं वो हम जरूर भारत को कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपको ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर जो है चीन ने पहली बार ऐसा भारत का साथ दिया है। भारत में जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी साथ दिया। और शायद ऐसा लगता है कि जो इस्लामाबाद में जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी यही कहा है। और इसीलिए हवाइयां उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, जो भी आप इनको मान लीजिए, हालांकि इनकी कितनी चलती होगी पाकिस्तानी सेना के सामने ये दुनिया जानती है। तो ऐसी इसीलिए। और टर्की के भी एम्बेसडर से मिले हैं। जैसे ही अटैक हुआ सबसे पहले इन्होंने जो मुलाकात की टर्की के एम्बेसडर से की। इनका जो टर्की की जो शिप है, नौसेना का जो जंगी जहाज है, वो इन्होंने बुलाया हुआ था क्योंकि इनको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नौसेना कर दे। तो इसलिए टर्की को बुलाया गया कि टर्की का अगर शिप होगा उसको टारगेट बनाएगा तो टर्की भी हमारे साथ शामिल हो जाएगा, इसीलिए एम्बेसडर को बुलाया। लेकिन दोनों तरफ से जो है टर्की भी, देखिए चित्रा आप मानकर चलिए, लोगों को मारोगे, कौन सा देश खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ, कोई नहीं खड़ा होगा तुम्हारे साथ। हमारे 26 लोगों को मारा, गलती क्या थी उनकी क्या गलती थी? पहलगाम में अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, उनको मार दिया उनका धर्म पूछ कर, और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर धर्म बताकर हमला किया गया है। सिंदूर आप समझिए कि सनातन परंपरा में मां शक्ति के रूप में भी सिंदूर को किस तरह से उनके चरणों में अर्पित किया जाता है। और जिस सिंदूर को उजाड़ने का काम किया गया था इन आतंकवादियों की ओर से, उसी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए चुन चुन कर हिंदुस्तान ने जो जवाब दिया है, बरसों तक ये कहानी पाकिस्तान याद रखेगा। लेकिन जीडी बख्शी जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी। ये हवाइयां उड़ी हुई हैं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की, चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले, जुबान भी लड़खड़ा रही है। 75 से 80 एयरक्राफ्ट हमारे आए, आपके रडारों को पता नहीं चला, आपका एयर डिफेंस कहाँ था। पाकिस्तान में सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, 10 बार सोच लो आप एस्केलेट करने के पहले, 10 बार क्या 100 बार सोचना पड़ेगा। ये हाल है आपकी एयरफोर्स का, ये हाल है आपके रडार्स का कि 75 से 80 भारतीय जहाज आए, अपना काम करके साफ क्लीन गेटवे कर गए। तो आपकी एयरफोर्स का क्या हाल है, आपके एयर डिफेंस का क्या हाल है, अब तुम्हारा क्या होगा कालिया। अभी भी जाग जाओ, अभी भी तुम बच सकते हो, गेट आउट ऑफ इट। ज्यादा धमकियां मत दो एस्केलेशन की, बहुत महंगा सौदा पड़ जाएगा, बहुत महंगा सौदा पड़ जाएगा। आप समझते हो हमने 2-3 स्टेप्स एस्केलेशन के तैयार करके नहीं शुरू किया। ये ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। यकीनन और आगे आने वाले वक्त में इस तरह के और सबक सिखाए जाने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, ये जो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, बत्ती गुल हो गई है पाकिस्तान की, जुबान लड़खड़ा रही है और दावा किया है 75 से 80
विमानों के जरिए ये स्ट्राइक की गई है। लड़ाकू विमान जो हिंदुस्तान की ओर से भेजे गए हैं, विमानों ने स्ट्राइक की है। क्या है इस पर जवाब आपका? इस डर और दहशत के पीछे की कहानी किस तरह से देख रहे हैं आप? पाकिस्तान से ये कह दीजिए, देखते जाइए आगे और क्या होने वाला है। अभी तो 50 एयरक्राफ्ट गए थे, हमारे तो 350 फाइटर जेट सर्विसेबल हैं। हमारी तो सारी आर्मी के पास पूरा यंत्र है, पूरा सामान है, पूरा एमिनेशन है। अगर आपको लड़ना है तो लड़के देख लीजिए। 90,000 फिर हमारे मत भेज देना कहीं प्रिजनर बना के, और मालूम चला मुनीर साहब के हथियार रख रहे हैं ज़मीन पे रख के। तो समझ जाएं, आप लोग ही समझाइए इनको, अगर हमारी बात नहीं समझते ये कि भाई आप लोग इस तरह से कर रहे हैं। 50 जैसे जनरल बख्शी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, 50 हवाई जहाज घूम के आ गए, उनसे एक कुछ नहीं हो पाया। तो क्या लेवल है उनका, क्या उनकी हालत है, देख लीजिए आप। देयर इज नथिंग मच टू से अबाउट इट। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है कि वैसे भी हमने हाल के दिनों में देखा था कटोरा लेकर पाकिस्तान किस तरह से इधर उधर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा था। थोड़ी सी स्थिति उसकी सुधरी क्या, उसके बाद आतंकवादियों को भेजकर हिंदुस्तान के भीतर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश उसकी ओर से की गई। हमारे बेकसूर 26 नागरिकों की जान ले ली गई, लेकिन आज ये बदला पूरा हुआ है। हिंदुस्तान फख्र कर रहा है, गर्व कर रहा है, नाज कर रहा है और स्वाभिमान से भरा हुआ है जो भारतीय सेना ने यह मौका हमें दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।